Good afternoon, everyone. This is Subhas. Welcome you all on English Heaven channel. Today we are going to study the second chapter of the Hornbill book named A Photograph by Sully Tolson. Actually, second chapter is not the prose. This time we are going to deal with the poem written by Sully Tolson, who was born in UK or United Kingdom. ओके तो ये हॉर्नबिल का सेकंड चैप्टर है। प्रोस नहीं है ये, इस बार पोयम है जो हम करने जा रहे हैं। आप फोटोग्राफ बाय सली टॉल्सन। सबसे पहले हम फोटोग्राफ के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम सली टॉल्सन के बारे में बात करेंगे। ये जो है हमारा आप फोटोग्राफ, इसका लिटरल मीनिंग हम सबको मालूम है क्या होता है। इट कैरीज मेमोरी ऑफ पास्ट और प्रेजेंट टाइम। तो जो भी हमारा फोटोग्राफ होता है उसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो यही होता है कि वो हमारी मेमोरी के लिए कैरी करता है। इधर वो पास्ट की मेमोरी है या प्रेजेंट की मेमोरीज हैं, वो हमें कैरी करता है। तो ये इसका लिटरल मीनिंग है जो हमें समझना चाहिए इस पोएम को समझने से पहले। उसके बाद ये जो हमारे सली टॉल्सन जो लेखक हैं ये यूके की रहने वाली हैं। इनका जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। यहाँ पर मैंने बताया है ये है आपका यूनाइटेड किंगडम। इनका जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था 1924 में 1924 और इनका डेथ हुआ था इन 2018 में हुआ था। जिस समय इनका डेथ हुआ था उस दौरान उनकी एज 94 थी, जो सली टॉल्सन है। ठीक है, तो हमने इसके बारे में समझ लिया थोड़ा सा और सली टॉल्सन के बारे में समझ लिया। अब हम बात करते हैं इसका जो जॉनर है वो कौन सा जॉनर है। इसका जो जॉनर है वो मेमोरी का है। इसमें बेसिकली मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लिटरेरी पीरियड की। तो इसमें जो लिटरेरी पीरियड आया वो है आपका मॉडर्नाइजेशन या और पोस्ट मॉडर्नाइजेशन। ये दो है आए हैं इसमें। एक आपका मॉडर्नाइजेशन हो गया और दूसरा है आपका पोस्ट मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, तो ये हमारा लिटरेरी पीरियड हो गया। अब हम बात करेंगे ये एक तरह से सली टॉल्सन ने जो पोएम लिखी है वो किस पर्पस से लिखी है और इस पोएम के माध्यम से वो अपनी मदर के लिए वो क्या कहना चाह रही है। एक्चुअली आप यहाँ पर देखें सही बच्चे, आ लविंग ट्रिब्यूट टू हर मॉम, मतलब एक तरह का ये गिफ्ट है, एक तरह का ये ट्रिब्यूट है उनकी मॉम के लिए। ये क्या आ लविंग ट्रिब्यूट है क्या, ये मतलब पोएम के लिए बोला गया है। ये जो पोएम लिखी हुई है सारी, ये जो पूरी पोएम है ये एक प्रकार का ट्रिब्यूट है उनकी मॉम के लिए। सेकेंडली ये जो हम पोएम करने जा रहे हैं ये थोड़ी सी पोएम इमोशनल है, क्योंकि इसमें पोएटेस की जो मदर है पोएटेस की जो मदर है इनका देहांत हो चुका है ऑलरेडी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके बाद उनकी बेटी सली टॉल्सन ये राइटर बन जाती है, पोएटेस बन जाती है। तो इन्होंने ये पोएम लिखी है। इस पोएम में बता रही है अपनी मौत के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया हो। चलिए अब हम चैप्टर अपना शुरू करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। यस, अब यहाँ पर पहली लाइन है द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का मतलब है फोटोग्राफ, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज। सो राइट नाउ the poetess has taken the cardboard out in the room or in at home, and she is then watching that and she is saying something, she is thinking something। मतलब उन्होंने दीवार पे से फोटो उतार लिया है, फोटोग्राफ कार्डबोर्ड उतार लिया है, या तो दीवार से उतारा है उन्होंने, या फिर उन्होंने एल्बम से लिया है और वो देख रही है और बताती है। ये हमें दिखाता है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। अब यहाँ पर बोला जा रहा है जब दो गर्ल कजन्स पैडलिंग पे गई थी। अब यहाँ पर टू गर्ल कजन्स कौन है यहाँ पर? यहाँ पर एक तो उनकी मदर हो गई, ये उनकी मॉम है बीच वाली, और ये उनकी कजन है, ये वाली और ये वाली। तो बीच वाली पोएटेस की मदर है और ये उनके मदर की कजन है। तो हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं बेहतर समझने के लिए कि ये पोएट की मॉम हो गई पोएटेस की, और ये पोएटेस की मौसी है और ये भी पोएटेस की मौसी है।
क्योंकि ये पोएटेस की कजन नहीं है, पोएटेस की मदर की कजन है। आप समझे, कंफ्यूज ना हो, ये पोएटेस की मदर की कजन्स है, ना कि पोएटेस की। इसलिए मैं कह रहा हूँ पोएटेस की ये मौसी है। तो जब वो छोटी रही थी पोएटेस की मदर, उस दौरान वो गई हुई थी पैडलिंग के लिए। पैडलिंग क्या होता है, जब आपने देखा होगा जिस तरह से अभी जून की छुट्टियां पड़ गई हैं तो बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ या बड़ी दीदी के साथ, बड़े भैया के साथ, मतलब कहीं घूमने जाते हैं, नानी के घर जाते हैं, मामा के घर जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, शहर से गांव जाते हैं, और कुछ बच्चे बीच पर भी जाते हैं, समुद्र के बीच पर जाते हैं, तो वहां पर जाके वो एंजॉय करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर उनकी जो टू कजन्स थी, पोएटेस की मदर की जो कजन्स थी, ये हो गई और ये हो गई। ये दोनों कजन्स पोएटेस की मदर के साथ किसी समुद्र के बीच पर गई थी हॉलीडे एंजॉय करने के लिए। तो ये वहां के ये वर्ड बोला गया, पैडलिंग का मतलब होता है मूविंग थ्रू वाटर इन अ बोट यूजिंग अ पैडल। मतलब पानी में जो बोट होती है, या तो आप उसमें होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, या फिर जो बीच पर पानी आ रहा होता है, आप धीमे धीमे इस तरह से उस पर मूव करते हैं। पानी आता है, आपके पैरों में लगता है और वो चला जाता है, तो इसके लिए बोला जाता है पैडलिंग। तो यहाँ पर बताया जा रहा है when two, ये फोटो जब उन्होंने उतारा वो देख रही है, उसमें और क्या देख रही है कि जो दो, उसमें दो लड़कियां हैं फोटोग्राफ में, मतलब ये एक तरह का फोटोग्राफ, ये मैंने फोटोग्राफ ले लिया, ठीक है। ये आपका फोटोग्राफ है, यहाँ पर ये उतारा है। फोटोग्राफ में तीन बच्चियां हैं और पीछे समुद्र वगैरह है। तो बताया जा रहा है यहाँ पर ये टू कजन्स हैं, ये गई हुई थी मदर के साथ। ये है सेकंड लाइन का मतलब, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड्स। प्रत्येक, इसमें से प्रत्येक मतलब दोनों जो पोएटेस की मदर की कजन्स हैं, दोनों पोएटेस की मदर का हाथ पकड़ी हुई थी। उन्होंने जिनका हाथ पकड़ लिया था और ऐसे हाथ पकड़ लिया था। जब हम जा रहे होते हैं तो छोटे बच्चे होते तो हमारे दोनों हाथ की उंगलियां पकड़ लेते हैं, जिससे कि वो खोए नहीं या उन्हें और भी अच्छा लगता है। तो ऐसे वो हाथ पकड़े हुए थे यहाँ पर, ठीक है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड्स। तो दोनों हाथ पकड़ी हुई थी, दोनों कजन्स। यहाँ पर मैंने माई ये जो लिखा है, मैंने इस तरह से गोला क्यों किया है, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये दिखा रहा है, आप यहाँ पर जाएंगे, मैंने एरो कर दिया है यहाँ पर, तो ये मैंने दिखा रहा है क्या है, ये आपका फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक। माई जो है फर्स्ट पर्सन नैरेटिव टेक्निक है, जो इसमें पोएटेस के द्वारा यूज की गई है पोएम को कंपोज करते समय, ठीक है। नेक्स्ट, and see the big girl some 12 years or so। और इसमें जो सबसे बड़ी लड़की है, जो बिग गर्ल कौन सी, देखो इसमें ये फोटोग्राफ है, ठीक है, उतार लिया है, इसमें आप देख पाएंगे। तो ये है बिग गर्ल, बीच वाली जो है ये बिग गर्ल है, और इनकी एज बताई गई है वो करीब करीब 12 इयर्स और सो। तो इनकी जो एज है फोटोग्राफ में 12 है या 12 से ज्यादा, सो भी लिखा हुआ, और सो मतलब लगभग, तो या तो 12 है या 13 होगी। हाँ, 12-13 इस तरह से है, ठीक है। 12-11 भी हो सकती है, एक नंबर नीचे भी हो सकता है, एक नंबर ऊपर भी हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है 12 इयर्स और सो। तो 12 भी एज हो सकती है उनकी, या 11 या 13, लगभग उसी के पास में। ये बताया है बिग गर्ल की एज। All three stood still to smile through their hair। तीनों लड़कियां एकदम स्टिल खड़ी हो जाती हैं वहां पर, टू स्माइल। All the three girls are standing still। यहाँ पर हम स्टिल वर्ड का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि when they are getting ready for the photograph, that time they are not making any kind of physical movement। So that is why the poetess Shirley Turlson has used the word still to convey the idea of not moving। Okay, so all three cousins are not moving at all from their physical center। तो वो जहाँ पर भी है वहाँ से मूव नहीं करती, एकदम शांत खड़ी हुई। क्यों खड़ी हुई? Why? Because
उन्हें फोटो खिंचवाना है स्माइल के साथ। वो स्माइल कर रही हैं और उनके बाल है, बाल बार बार आके गिर रहे हैं तो बाल को हटा रही हैं, ठीक है। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, स्टिल मैंने बता दिया मतलब नो मूवमेंट, एकदम शांत है वो। टू स्माइल टू देयर हेयर, और स्माइल करते हुए फोटो के लिए तैयार है, बाल हटा लिए हैं उन्होंने। एट द अंकल विद द कैमरा, और कैसे ये अंकल हमारे ये रेडी है वहां पर फोटो खींचने के लिए, ये वहां पर फोटो खींच रहे हैं इन तीनों का, ठीक है। अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस माय मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मेरी मॉम का जो फेस है वो बहुत स्वीट हुआ करता था, काफी प्रिटी हुआ करता था, काफी यंग ब्यूटीफुल और चार्म से भरा हुआ करता था। ये कब की बात है? जब उनका जन्म ही नहीं हुआ था। किसका? a sweet face my mother's that was before I was born। तो उनका जन्म ही नहीं हुआ था, उससे पहले उनका जो फेस था काफी स्वीट हुआ करता था, काफी सुंदर हुआ करता था, काफी यंग हुआ करता था, वो यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट लाइन है एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। अब यहाँ पर बताया जा रहा है फोटोग्राफ में जो पीछे सी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, पीछे जो भी सी है बैकग्राउंड में वो चेंज नहीं हुआ है, दैट इज परमानेंट। द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, अब यहाँ पर बोला गया टू हैव चेंज्ड लेस मतलब वो चेंज नहीं हुआ है, दैट इज परमानेंट। वो परमानेंट है, वो कहीं मूव नहीं किया, ना आगे हटा, ना पीछे हटा, ना कम हुआ, ना ज्यादा हुआ, वो वहीं के वहीं पर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है आपका सी। सी क्या हमें इंडिकेट कर रहा है? आप देखें यहाँ पर ये इमोर्टलिटी इंडिकेट कर रहा है, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ज्यादातर परमानेंट रहती हैं, जैसे सन है, मून है, एयर है, ये परमानेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर वो दिखाया गया है सी वो कैसा है, परमानेंट है। नेक्स्ट लाइन, सॉरी, was there terribly transient peak। यहाँ पर पॉज करो। हाँ, अब हमने यहाँ पर ये हमारी लास्ट लाइन, ये वाली लाइन थी एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, हमने इसके बारे में बात कर ली है। मतलब फोटोग्राफ है, तीन कजन्स के फोटोज में पिक्चर्स हैं उसमें, और पीछे बैकग्राउंड में सी बना हुआ है, तो बताया जा रहा है सी चेंज नहीं हुआ है, कम ज्यादा छोटा बड़ा कुछ भी नहीं हुआ है, वो वहीं पर है। तो ये बताया जा रहा है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ज्यादातर इमोर्टल होती हैं, मतलब कभी उनका एंड नहीं होता है, कभी भी उनका एंड नहीं होता है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, सन है, मून है, एयर है, सॉइल है, ये सारी चीजें हैं। ऐसे सी हो गया आपका, ओशन हो गया। ओके, नेक्स्ट लाइन, was there terribly transient peak। अब यहाँ पर बताया जा रहा है उसी फोटो में देख के वो बच्ची बता रही है वो क्या बताती है कि जो वहाँ पर पानी आते रहता है उनके बीच पर, जब वो पैडलिंग कर रही है तो उनके जो पैरों के निशान बन जाते हैं वहाँ पर, उनको वो धुल देता है। was there terribly मतलब heavily, यहाँ पर मतलब है इसका heavily मतलब the water is coming in a large amount and that is washing their feet in a quick movement। तो बहुत बड़ी अमाउंट में पानी आता है, टेरिबली वो वॉश कर देता है, जो वहाँ पर इम्प्रिंट्स बन जाते हैं, पैरों पे जो निशान बन जाते हैं उनके लिए धुल देता है। अब यहाँ पर आप देखें ये जो वर्ड है आपका ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट क्या होता है? इसका मतलब होता है टेम्परेरी। मैंने यहाँ पे बताया है आपको, ये टेम्परेरी होता है। और ये अगर हम एक क्रिटिकल एनालिसिस देखें तो हमें मालूम पड़ता है कि हम ये क्या दिखाता है, ह्यूमन लाइफ। तो आप समझ पा रहे होंगे चेंज लेस, ये नॉन लिविंग थिंग है, सी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो ये परमानेंट रहेगी। और ये है ट्रांजिएंट, ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, या ह्यूमन लाइफ को इंडिकेट कर रहा है, जो कि ये टेम्परेरी है, मतलब इंसान कभी भी जा सकता है, कोई पता नहीं है, कभी भी एंड हो सकता है उसका, ये बताया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब मैं आपको इसमें फिगर ऑफ स्पीचेस जो यूज की है मैं उन्हें बताऊंगा। आपका ये पहला वाला जो लाइन है, कार्डबोर्ड शोज मी,
कार्डबोर्ड सोलमी, इसका ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर, ये है कार्डबोर्ड सोलमी, मतलब कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है। जैसी बात है, कार्डबोर्ड पर हमें कुछ भी नहीं दिखा पाएगा क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग कोई भी हमें कुछ दिखा नहीं सकता। सॉरी, तो ये आपका हो गया पर्सोनिफिकेशन। आप लोग लिख सकते हैं द कार्डबोर्ड शोज मी, ये हो गया आपका पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद है आपका देख पाए यहाँ पर आप माई मदर हैंड्स, यहाँ पर आपका सेम लेटर सेम साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये कौन सा हो गया आपका, और सेम सेंटेंस में ये हो गया आपका एलिट्रेशन। तो जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं तो आप उसे यहाँ पर लिख लें, ये आपका एलिट्रेशन है, एम लेटर आपका यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है। माई मदर हैंड्स, तो एम रिपीट हो रहा है, यहाँ पर एलिट्रेशन हो गया यहाँ पर। और देखेंगे आप स्टूड स्टिल स्माइल, यहाँ पर भी आपका एलिट्रेशन है, एज जो लेटर है वो रिपीट हो रहा है, साउंड भी रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपका एलिट्रेशन है। उसके बाद हम बात करेंगे नीचे आते हैं, ये है आपका ट्रांसिएंट पीरियड। ट्रांसिएंट पीरियड जो है वो कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच है, ये है आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जब हम नाउन से पहले एडजेक्टिव लगा देते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर हम ऐसा करते हैं तो आपका कहलाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब जैसे ये ईट का हमारे पैर है, और ये प्लूरल में दिया गया है, ईट हमारे पैर है प्लूरल में, तो ये एक प्रकार का नाउन है आपका। और इससे पहले हमने ट्रांसिएंट, ये एक एडजेक्टिव है, इसको हमने यहाँ पर लगाया है, तो ये हो गया आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है। और उसमें क्या रहेगा, ये आपकी पोएम जो है इमोशनल पोएम है, क्योंकि पोएटेस की जो मदर है वो खत्म हो चुकी है। अच्छा, और ये आपका पहला स्टैंजा है, आप ये भी ध्यान रखना है। अब हम इधर आते हैं, ये आपका पूरा का पूरा जो स्टैंजा है इसमें क्या दिखाया गया है, जो पोएटेस हैं हमारे इनका वो किस शिफ्ट में है या किस स्टेज में है, वो किड है यहाँ पर बच्चे हैं, और मदर मतलब ये अपने चाइल्डहुड, मतलब मदर का जो बताया गया, मदर का चाइल्डहुड बताया गया इस फोटोग्राफ के माध्यम से। अब पोएटेस का वैसे तो यहाँ पर कोई एक्सटेंस नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी हम कंसीडर कर सकते हैं किड, ठीक है, वो बच्चा रहे हो, क्योंकि इनका भी तीनों फॉर्मेट में आएगा। तो ये आपका शिफ्ट में बताया है, शिफ्ट कह लें आप इसे, या एज कह लें, या कुछ भी कह लें। तो मदर का ये चाइल्डहुड दिखाया गया यहाँ पर, और पोएटेस का ये पोएटेस यहाँ पर किड है। तो आपका ये पहला स्टेंजा कंप्लीट हो गया है। अब जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका वो ले सकते हैं। मैं शार्प करके अभी सेकंड स्टेंजा एंड फोर्थ स्टेंजा लिखूंगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब तक हम जो हमारा पहला वाला स्टेंजा था हम उसे अच्छे से समझ चुके हैं, हमने उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था लाइन टू लाइन, और अब हम आ गए हैं सेकंड स्टैंजा पर। सेकंड स्टैंजा पढ़ते हैं और समझते हैं। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly. She would say, and how they dressed us for the beach. अब यहाँ पर ये जो है आपको मैं बता दूं, करीब 20 या 30 साल बाद, 20 या 30 साल बाद क्या होता है, जब उनकी पोएटेस की मदर जीवित थी उस टाइम पे वो उन्होंने फोटो उतारा होगा कभी, तो अपने बच्चे को दिखा रही थी। अपने बच्चे के जब ये पोएटेस बच्चे थे उस दौरान दिखा रही थी कि देखो किस तरह से बैटी एंड डॉली ने, देखो इन सबको देखो, और कैसे हमारे पेरेंट्स ने हाउ दे ड्रेस्ड। तो यहाँ पर जो दे आया है, दे ये जो वर्ड है पेरेंट्स के लिए है, तो अपनी बेटी को बता रही है कि मतलब फोटो के तरफ देखते हुए वो फोटो तरफ देखती हैं और स्माइल करती हैं, तो हंस रही है, तो बताती है देखो बैटी एंड डॉली हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और उन्होंने कैसे हमें तैयार किया था, मतलब हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे तैयार किया था जब हम हॉलीडे बीच पर गए हुए थे। तो स्नैपशॉट यहाँ पर फोटोग्राफ है। सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, मतलब 20-30 साल बाद पोएटेस की मदर ने फोटोग्राफ
अपने हाथ में लिया होगा, उतारा होगा और फोटो की तरफ देख के बोलती है, क्या बोलती है? सी बैटी एंड डॉली, मतलब देखो बैटी एंड डॉली को। बैटी डॉली यहाँ पर अब ये हमको मालूम पड़ेगी क्या, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। मान लो ये एक एक और साइड में फोटोग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोएटेस की मदर है, ठीक है, और यहाँ पर ये छोटी छोटी उनकी कजन्स हैं, ये हैं, ठीक है। तो पहले मैंने बता दिया है कि जो बीच में है वो उनकी मदर है, और ये जो है इनमें से एक बेटी है एंड एक डॉली है। मान लो हम बेटी कह सकते हैं इन्हें, और ये कौन है? डॉली। तो फोटो उन्होंने उतारा होगा तब बता रही है कि देखो बेटी एंड डॉली को कैसे हम सबको तैयार किया था हमारे पेरेंट्स ने। तो आप ध्यान रखें 20-30 साल बाद पोएटेस की मदर ने फोटोग्राफ उतारा और देखती हैं और फोटो के तरफ वो हंसती हैं, फोटो की तरफ देखकर वो हंसती हैं, मतलब स्नैपशॉट मतलब फोटोग्राफ होता है, तो इसकी तरफ वो देखकर हंसती हैं और बोलती हैं ये सारी बात मैं इसको ठीक से लिख ही देता हूँ, ठीक है। फोटोग्राफ में मदर का जो एज है वो कितना बताया गया है? 12 है मदर का, ठीक है। वो पहले स्टैंडर्ड में था कि मतलब जब वो हम बीच पर गई थी तब उसकी बात है, उनकी शादी ना हुई थी तो इन कजन्स के साथ वो गई हुई थी, उस समय उनकी एज 12 रही थी करीब। इसके 20-30 साल बाद वो उतारती हैं और उनकी मॉम अपनी बच्ची को दिखाती है, देखो बैटी एंड डॉली, हाँ सी वुड से एंड दे ड्रेस्ड अस फॉर द विश। तो मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लाइन टू लाइन में समझा दिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक चीज हमें जो क्रिटिकली सोचनी है और समझनी है वो क्या है, जब फोटोग्राफ में पोएटेस की मदर की एज 12 है और 20-30 इयर्स और उसमें मिला दो, मतलब या तो 20 या फिर 30, ठीक है। अगर हम मिला दें तो कितनी एज हो जाएगी इनकी? मान लो ये आपकी इनकी 12 है, अगर इसमें मैं 20 मिलाऊंगा तो इनकी ये एज होगी 32, किसकी? इनकी मदर की, मतलब सेकंड स्टैंडर्ड में बताई जा रही 32 रही होगी। अगर मैं इसको 12 में 30 मिलाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 42। तो या तो उनकी 32 एज रही होगी, ठीक है, या फिर 42 एज रही होगी जब वो अपने बच्चे को ये सब बोलती है, देखो बैटी एंड डॉली के लिए और कैसे हम सब के लिए डेकोरेट किया गया था, ड्रेस किया गया था जब हम सी हॉलिडे बीच पर गए थे। तो ये मैं आपको एज बता रहा हूँ, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे थे कि नहीं इनकी तो एज 12 है। भाई एक बात बताओ, जब शादी हो गई है उनके बच्चा तभी तो दिखा रही है किसी को फोटो अपना, मतलब आफ्टर, वो भी कब? आफ्टर सम 20-30 इयर्स लेटर, 20-30 साल बाद दिखा रही है वो। तो जब वो वहां गई थी तभी थी वो 12 साल की, तो फोटोग्राफ में तब उनकी शादी ना हुई थी, कजन के साथ गई थी तब उनकी एज 12 थी। अब उसके 20-30 साल बाद दिखा रही है, तो आप ऐड कर दो ना उसमें, तभी तो आप बता पाएंगे इनकी एज ये रही होगी सेकंड स्टैंडर्ड में। आगे बढ़ते हैं। द सी हॉलिडे was her past, mine is her laughter, both rye with the labored ease of loss। अब यहाँ पर आप समझे बोला जा रहा है सी हॉलिडे was her past। जो सी हॉलिडे पर गई थी तो सी हॉलिडे किसका पास्ट है? उनकी मदर का पास्ट है। किसका पास्ट है? उनकी मदर का, पोएटेस की मदर का पास्ट है। अच्छा एक बात और बोली है, माइन इज हर लाफ्टर, और मतलब पोएटेस की जो मॉम है उनकी जो हंसी है वो पोएटेस का पास्ट बन गया है। मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ, एक सेकंड में इसको यहाँ पे लिखते हैं हम। यहाँ पर पोएटेस का पास्ट कौन सा है? पोएटेस का पास्ट ये यहाँ पर आएगा आपका ये वाला ये सॉरी माइंड इज हर लाफ्टर, ये हो गया पोएटेस का पास्ट, और ये द सी हॉलिडे ये किनका पास्ट है? उनकी मॉम का पास्ट है। तो बेटा हमने कहां तक समझ लिया था? यहाँ तक समझ लिया था, मैं बता रहा था आपको पास्ट। तो पोएटेस का पास्ट है वो ये है, माइंड इज हर लाफ्टर, मतलब उनकी मम्मी की हंसी जो है वो पोएटेस के लिए पास्ट बन गई है। एक चीज हमने ये पढ़ी, पास्ट ऑफ पोएटेस मॉम,
ये पोएटेस का पास्ट है, ये उनकी मॉम का पास्ट है। तो उनकी मॉम का क्या पास्ट है? सी हॉलिडे, मतलब एक टाइम पर जब वो जीवित थी उस समय वो सी हॉलिडे पर गई थी, वो ये यहाँ दोनों चीज बताया गया है। आगे की लाइन है बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, मतलब दोनों लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। बोथ राय मीन डिसअपॉइंटेड होना, तो बोथ यहाँ पर कौन? उनकी मदर एंड पोएटेस दोनों लोग डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, इनके लिए बताया गया बोथ डिसअपॉइंटेड विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। और ये यहाँ तक आप समझ गए होंगे डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, इसका मीनिंग यहाँ पर चेंज हो जाएगा विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब लेबर का यहाँ पर मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो आप डिफिकल्टी के साथ, प्रॉब्लम के साथ अर्न करते हैं, मतलब उसे हासिल करते हैं और वो बहुत आसानी से क्विकली आपसे चली जाती है, उसके लिए बोला जाता है लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। उसके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है ईज मतलब यहाँ पर कोई भी चीज बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी, रैपिडली चली गई है। मैंने दिया ईज का मतलब है यहाँ पर टाइम हैज गॉन सो क्विकली, तो लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब यहाँ पर दोनों के लिए क्यों बोला जा रहा है कि दोनों डिसअपॉइंट क्यों होते हैं? पोएटेस क्यों डिसअपॉइंट होती है? क्योंकि उनका पास्ट कैसे है? क्योंकि उनकी जो हंसी थी वो अब प्रोजेक्ट में नहीं है, बस फोटो में ही है, रियल लाइफ में वो नहीं देख सकती हैं। पोएटेस की मदर के लिए कैसा ये मतलब एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो सी हॉलिडे पर गई थी, अब वो नहीं जाती बिकॉज सी हैज डाइड नाउ। तो ये है दोनों का मतलब उनकी मॉम खत्म हो गई हैं, तो ये भी बहुत बड़ा अपने आप में लॉस है। और दूसरा ये है कि अब वो सी हॉलिडे पर भी नहीं जा सकती हैं, तो ये यहाँ पर कन्वे किया गया है, ठीक। और ये यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है जो यूज की है वो है आपकी ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होती है? जिसमें सम contradictions are being shown in a one sentence or in the connected phrases or the clauses that are called the oxymoron। तो ऑक्सीमोरन है ये, क्योंकि लेबर डिफिकल्टी के साथ बताया जा रहा है और ईज मतलब आसानी के साथ बताया जा रहा है। और लॉस, तो लॉस हुई है दोनों का, इसमें दो लोगों का लॉस हुआ है, सी हॉलिडे वाला लॉस हो गया और मॉम ने ये लॉस हो गया। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived। अब बोला जा रहा है उनकी मम्मी को खत्म हुए काफी टाइम हो गया, उनकी मॉम को मरे काफी टाइम हो गया जितना वो जीवित रही थी, मतलब 30-32 साल करीब हो गई है उनके लिए। मैंने यहाँ पर बताया था ना, मतलब ये मानेंगे आप या फिर ये मानेंगे, तो या 32 साल हो गए या 42 साल हो गई उन्हें खत्म हुए, ठीक है। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived। that girl कौन है यहाँ पर? पोएटेस की मॉम है, मदर है, वो जितना रही थी उनके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो उनकी जो लास्ट वो 32 साल तक जीवित रही थी, बस 32 और 42 इनमें से कोई एक आप नंबर मान सकते हैं, ठीक है, तब तक वो रही थी बस। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, सर्कमस्टेंस यहाँ पर मतलब है डेथ। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और उनकी मृत्यु होने के बाद अब कुछ भी नहीं रहेगा है ऐसा जो कुछ कहने के लिए बचा हो। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, मतलब इसकी खामोशी खामोश कर देती है सभी को, सन्नाटा फैला हुआ है घर में उनके। तो यहाँ पर आप देखेंगे इट्स साइलेंस, ये जो है आपका नाउन है और ये यहाँ पर आपका वर्ब है। साइलेंस यहाँ पर नाउन है, साइलेंसेस वर्ब है, और ये जो फिगर ऑफ स्पीच है आपकी, ये है आपकी पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन ये आपकी फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि साइलेंस कैसे दूसरे को साइलेंस कर सकता है? साइलेंस तो बोल रहा है। सो हियर व्हाट वी हैव डन, वी हैव गिवन द एंटिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स टू द नॉन लिविंग थिंग। सो इट इज स्पीकिंग दैट इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इसके साइलेंस ने सभी को साइलेंस कर दिया, खामोशी छा गई है, एक तरह से सन्नाटा सा फैल गया है। ये हो गया आपका लेबर्ड ईज ऑफ लॉस को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। इट कन्वेज दैट both the poetess and her mother, मतलब poetess लेखक हो गए and her mother were struggling trying to cope up with their loss, yet both realized the loss was final and they had to accept it। यहाँ पर बोला जा रहा है कि दोनों को दुख होता है और दोनों संघर्ष कर रहे हैं
और कोप अप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चीजों को हैंडल कर पाए, इस लॉस के लिए सहन कर पाए। ये बोथ रियलाइज, और दोनों ही रियलाइज करते हैं कि जो लॉस है वो फाइनल है, नेचुरल है, और वो उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। अब यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, दो लॉस कौन कौन से हैं। यहाँ पर पहला लॉस है कोएटस की। तो अगर हम कोएटस की मदर की बात करते हैं तो यहाँ पर कोएटस की मदर का लॉस क्या है, वो अब सी हॉलिडे पर नहीं जा सकती हैं। ये पहला लॉस है उनकी कोएटस की मदर का। दूसरा लॉस क्या है कि कोएटस की मदर हैज पास्ड अवे, कोएटस की मदर अब जा चुकी है, अब वो है नहीं इस दुनिया में। तो ये दो लॉस हैं। तो अब यहाँ पर जब कोएटस की मदर जीवित थी उस दौरान उन्हें सी हॉलिडे का दुख हो रहा था, वो जा नहीं सकती थी, इसलिए वर्ड ये यूज किया गया है राय। ठीक है, क्योंकि राय जो है एक साथ यूज नहीं हो रहा, वैसे आप वर्ड डिग्री जाएंगे तो एक साथ यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो जब थी तब उनके लिए यूज किया गया था राय, और अब वो नहीं रही है तो अब ये दोनों के लिए कर दिया, क्योंकि मॉम का तो चला ही गया, जो सी हॉलिडे था वो अब हम नहीं जा सकती दोबारा से, और प्लस कोएटस की मॉम अब नहीं रही, तो दोनों चीज स्ट्रेस कर गई। दूसरी बात, सेकंड स्टेज में जो मॉम का जो स्टेज है, जो शिफ्ट दिखाया है वो है मदरहुड। मतलब पहले बार में वो चाइल्ड थी, और यहाँ पर अब वो जो है मदर बन गई है, यहाँ पर अपने दिखाती है ये सब। और कोएटस का जो स्टेज है वो बढ़ गया है, वो चाइल्डहुड में आ गई। पहले बच्ची रही होगी, अब वो बड़ी हो गई है, थोड़ी चाइल्डहुड हो गई है, चाइल्डहुड स्टेज में आ गई है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे मॉम का लास्ट वाले थर्ड स्टेज में मॉम का जो स्टेज है मतलब डेथ दिखाया गया है थर्ड स्टेज में, डेथ ऑफ द मदर ऑफ कोएटस। और कोएटस जो है वो अब एडल्ट हो गई है, तो ये दिखाया गया है। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को पोएम समझ आई होगी, और बाकी भी हम उनके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। इफ यू लाइक द वीडियो, do subscribe the channel English Heaven and share with your friends and comment in the comment box, and share the video for the upcoming notifications.